दोस्तों, डेली रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन चौहानों का इतिहास पढ़ रहे हैं। चौहानों के इतिहास में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जो अजमेर वाले चौहान पढ़े थे, सांबर या सपादलक्स वाले या शाकंभरी वाले चौहान पढ़े थे। उसके बाद में अपन जो पढ़े हैं रणथंभौर के चौहान पढ़े हैं। ठीक है, तो आज अपन जो चौहानों की ही नेक्स्ट रियासत या चौहानों का ही जो एक अलग राज्य पढ़ेंगे। भाई और भी जो चौहान राज्य कहाँ कहाँ पर हुए थे तो उनकी बात करते हैं। तो आज बात करेंगे शुरुआत में थोड़ी सी नाडोल के चौहानों की। देखिए, नाडोल के चौहान पढ़ना थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जालोर के चौहान इन्हीं के ऊपर या इनसे संबंधित है। जिस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं कि अजमेर से निकलकर गोविंदराज जाता है और 1194 में एन रणथंभौर की स्थापना करता है। ठीक है, और एन रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना करता है। इधर बात और आती है कि नाडोल का अपन अभी एक राजा पढ़ेंगे, शासक पढ़ेंगे, उसका बेटा जो जालोर में जाता है और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले नाडोल के चौहान। तो नाडोल के चौहानों में बात करते हैं लक्ष्मण सिंह की। देखिए, लक्ष्मण सिंह को अपन पहले बात कर चुके हैं कि लखन सिंह भी कहा जाता था। देखिए, जो लक्ष्मण सिंह था शाकंभरी राज या सांबर के राजा वाकपति राज का बेटा था। ठीक है, वाकपति राज का बेटा था। ये 950 ईस्वी में, ठीक है, 950 ईस्वी में इधर नाडोल की तरफ आता है और स्थापना करता है। ठीक है, 950 ईस्वी में वाकपति राज का बेटा लक्ष्मण सिंह नाडोल आता है और नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना करता है। देखिए, कुछ जगह पर एक 960 भी मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट अपने लिए ये रहेगा कि 950 माना जाए और फिर भी यानी ऑप्शन आ जाए तो फिर 960 भी आप कर सकते हो। कुछ बुक्स में 960 भी मिलता है। ऐसा माना जाता होगा यानी लेखकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, कि ये जो 950 के आसपास आया होगा और स्थापित या स्थापना करने में टाइम लग गया होगा 8-10 साल का, तो 960 भी लिख देते हैं, लेकिन आपको 950 लिख लेना। लक्ष्मण सिंह यहाँ पे स्थापना कर लेता है। अब बात आती है कि ये क्या करता है, यहाँ पर जो नाडोल में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाता है लखन सिंह या लक्ष्मण सिंह नाडोल पाली में। एक अपन और पढ़े थे गुजरात के बड़ौच या भरूच में आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए कि वो शासक कौन था चौहान होगा जो गुजरात के बड़ौच या भरूच में आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। अब बात आती है आगे और पढ़ते हैं। एक राजा हुआ है इनका नाडोल में अल्हण। अब इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका बेटा कीर्तिपाल था। ठीक है, कीर्तिपाल इसका बेटा था, जिसको किताबों में कीतू के नाम से भी जाना जाता है। नाम बिगाड़ने में भारत और राजस्थान में माहिरो तेलो। ठीक है, भारत में देखा जाए तो बड़ा नाम होगा तो शॉर्ट में बोलने लग जाएगी। हालांकि राजस्थान भारत में आता है, आप कहीं है कहोगे राजस्थान और भारत अलग अलग थोड़ी ना है, लेकिन राजस्थान के अपन है यहाँ पे, तो अपन तो ज्यादा देख सकते हैं। कोई नाम होगा तो उसको इस प्रकार से निकनेम से बोला जाएगा। ठीक है, तो कीर्तिपाल को किताबों में कीतू के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कीतू भी। तो ये अल्हण का बेटा था, नाडोल के चौहान राज शासक अल्हण का बेटा था कीर्तिपाल यहाँ से जाता है। तो ये भी चाहता है कि भाई मैं मेरे पिता की विरासत और मेरे पिता की रियासत में नहीं रहूं, एक अलग से राज्य की स्थापना करूं। तो ये चाहता है, वैसे ही करता है और आगे जाकर यानी जालोर की तरफ बढ़ता है और जालोर में जाकर 1181 में स्थापना करता है जालोर में चौहान वंश की। ठीक है, तो अभी अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जालोर के चौहान। तो जालोर के चौहान इसलिए यानी जालोर के चौहानों से पढ़ना यानी पहले पढ़ना थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाडोल के चौहान कि ये कीर्तिपाल के बारे में अपने को जानकारी मिल जाती है कि भाई ये बंदा था कौन, कहाँ से आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन रियासत पढ़ते हैं जालोर के चौहान।
देखिए जालोर के चौहान पढ़ते हैं, इससे पहले थोड़े से बातें कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से इसका नाम पड़ता है, पहले क्या नाम था। अपन बिजोलिया जब शिलालेख के बारे में पढ़े थे तो बिजोलिया शिलालेख में अपने को उल्लेख मिलता है कि जो यानी जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर था। ठीक है, अब जाबालीपुर जो नाम क्यों था उसकी भी अपन बात करें। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो इस क्षेत्र में जालोर वाले जो क्षेत्र में जो जाबालीपुर नाम था, इस क्षेत्र में एक ऋषि हुए थे जाबाली। ठीक है, एक जाबाली ऋषि हुए थे, तो इनकी वजह से या इनके नाम की वजह से इस क्षेत्र का नाम जाबालीपुर पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन बने कि जालोर का प्राचीन नाम अपने को बिजोलिया शिलालेख से क्या मिलता है, तो जाबालीपुर जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी। ठीक है, ये यहाँ पे रहते थे, ये अपने जो तपोस्थली बना रखे थे इस क्षेत्र को, तो जाबाली ऋषि के नाम के कारण इस क्षेत्र का नाम जाबालीपुर पड़ा था। अब बात करते हैं जालोर इसका नाम क्यों पड़ता है। देखिए यहाँ पर जाल के वृक्ष बहुत मात्रा में थे, यानी जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ता है जालोर। देखिए जालोर दो शब्द हैं, जाल प्लस लोर। इस जो लोर है, ये जो लोर शब्द है इसका अर्थ होता है सीमा या बॉर्डर। ठीक है, तो जाल के जिस क्षेत्र के जो सीमा पर या जो क्षेत्र जाल के पेड़ों से घिरा हुआ है, जाल के पेड़ों की सीमा से घिरा हुआ है, उस क्षेत्र को जालोर कहा गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, जाल के पेड़ों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को जालोर कहा गया है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ के किले की। ये जाबालीपुर वाला नाम और जालोर वाला नाम आपके समझ में आ गया होगा, क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है। अब जो यहाँ का जो किला है, जालोर का किला है, ये पहले से बना हुआ था। यहाँ पे ये पहले परमारों के अधिकार में रहा करता था, या परमारों का यहाँ पर कब्जा था। देखिए परमारों को हरा कर जो आता है कीर्तिपाल, वो यहाँ पर स्थापना करता है 1181 ईस्वी में, चौहान वंश की स्थापना करता है। लेकिन जालोर का जो किला है वो एक पहाड़ी पर स्थित है। वो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को ही कहा गया है सोनगिरी। ठीक है, जो पहाड़ी का नाम था सोनगिरी। तो इस सोनगिरी पहाड़ी पर जो किला होने के कारण सोन यानी सोन नाम की जो पहाड़ी है, गिरी का मतलब होता है दुर्ग। तो देखिए सॉरी, जो ये सोनगिरी जो पहाड़ी है या दुर्ग है, ये पहाड़ी पर है। तो इस क्षेत्र में जो किला होने के कारण, जो सोनगिरी पहाड़ी पर जो किला होने के कारण इस किले को सोनगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, सोनगिरी का किला कहा जाता है। इस किले को फिर आगे चलकर यानी अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसी से संबंधित जो नाम है, सोनगिरी से ही संबंधित नाम है। जैसे सोना यानी सोनगिरी का किला अपन पहले बात कर चुके हैं, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है और सोनगढ़ भी कहा जाता है। देखिए अभी मैं आपको सामने बोल रहा था, गिरी का मतलब जो किला, गिरी का मतलब पहाड़ी होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो आप सही कर सकते हो आप समय में अगर बात बैठ गई हो तो, कि गिरी का मतलब होता है पहाड़ी। ठीक है, तो सोनगिरी का किला इसको कहा गया है, सुवर्णगिरी भी कहते हैं और सोनगढ़ किला भी कहते हैं। देखिए सुवर्ण जो गिरी है, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जैसलमेर वाले किले को क्या कहते हैं। तो जैसलमेर वाले जो किले को कहा जाता है स्वर्णगिरी। जैसलमेर वाले किले को एक और नाम से जाना जाता है सोनार किला। ये अलग बात है, अलग फैक्ट है, वैसे अपन किले पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे। जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है, जैसलमेर के किले को सोनार किला भी कहा जाता है, जिसके ऊपर बड़े जो फिल्मकार हुए हैं, जो फिल्म बनाने वाले हुए हैं, सत्यजीत रे ने सोनार किला नाम से फिल्म भी बनाई है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो उधर का मैटर है, जैसलमेर का मैटर है। सोनार किला जैसलमेर वाले को कहा जाता है, और जो सोनगिरी और सोनगढ़ और सुवर्णगिरी जालोर वाले किले को कहा जाता है। एक जो नाम और मिलता है कांचनगिरी भी कहते हैं इसको, जालोर वाले को। ये देखिए
ये जो शब्द लग यानी सोने या स्वर्ण जो धातु होती है उसी के जो पर्यायवाची के रूप में इसका नाम रखा गया है सोनगिरी, सुवर्णगिरी और सोनगढ़ और कांचनगिरी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इन नामों से पुकारा जाता है, इन नामों से जाना जाता है जालोर का किला। सवर्णगिरी इसको इसलिए कहा जाता है सोनार किला, इसको इसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ के जो पत्थर है, जो जैसलमेर किले के जो पत्थर है, ऐसा माना जाता है कि वो पीले पत्थर हैं और उनके ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती है तब वो सोने जैसा प्रतीत होता है, यानी पीला और चमकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसलिए ये नाम रखा गया है। अब बात आती है, आगे करते हैं इस किले की बात और कीर्तिपाल की बात करते हैं। कीर्तिपाल इधर आता है, परमारों को हराता है 1181 में और परमारों को हराकर इस किले पर या जालोर पर अधिकार करता है और यानी अपने चौहान वंश की स्थापना करता है 1181 में। अब देखिए, ये थोड़ा सा ये नाम बताने का, ये इतने नाम बताने का कारण ये था कि जो इस कीर्तिपाल यहाँ पर आता है तो ये चौहान वंश की तो स्थापना कर लेता है, लेकिन चौहान वंश की जो शाखा अपन पढ़ते हैं, अलग अलग शाखाएं पढ़ते हैं, वो कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को। तो वो जो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए जो अब मैं बता रहा हूँ जो सुनना, जो सोनगिरी पहाड़ी यानी सोनगिरी पहाड़ी पर एक किला होने के कारण यानी कीर्तिपाल अपनी शाखा का नाम रखता है सोनगरा शाखा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि कीर्तिपाल जो स्थापना करता है जालोर में, तो उस शाखा का नाम सोनगरा क्यों पड़ा था, तो सोनगिरी पहाड़ी पर एक किला था, पहले परमारों को अधिकार था, परमारों को हराकर इस क्षेत्र में अपने जो चौहान वंश की स्थापना करता है और शाखा का नाम रखता है सोनगरा शाखा। तो ये भी आपको पता चल गया होगा भाई सोनगरा शाखा कैसे कहलाई थी। ठीक है, और सोनगरा शाखा, चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन किस क्षेत्र पर रहा है, जालोर में। ठीक है, और भी अपन आगे बात करेंगे चौहानों के अभी तक और जो राज्य या जो क्षेत्र बचे हुए हैं या रियासतें बची हुई है तो उनकी भी जो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। आज की क्लास अपन जालोर पर आधारित रहेगी। ठीक है, जालोर की चौहानों पर। देखिए, अब थोड़ी सी और बात करें कीर्तु यानी कीर्तिपाल या कीतु की। देखिए, जो कीर्तिपाल था ये अब आगे और क्या क्या करता है, इसके बाद में भी जो छोटे मोटे थोड़े और राजा पढ़ेंगे, फिर बड़ा राजा पढ़ेंगे। जो कीर्तिपाल था ये चित्तौड़ के एक सामंत यानी सॉरी एक शासक को आता है सामंत सिंह को। ठीक है, देखिए आप हेडिंग डाल देना अलग से ढंग से, ये थोड़ा राजा का नाम लिख लेना। ये जो अलहन का बेटा था, नाडोल वाले अलहन का बेटा था, लिख लेना। ये 1181 में जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा की स्थापना करता है। ठीक है, चित्तौड़ के सामंत सिंह को कीर्तिपाल हराता है। अब देखिए, कीर्तिपाल थोड़ा सा शक्तिशाली रहा होगा, चित्तौड़ वाले जो शासकों को हरा रहा है, बड़ी रियासत थी चित्तौड़ भी, तो उनको हरा रहा है, तो इसका मतलब वीर साहसी योद्धा कर्मठ जुझारू सेवाभावी तो होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। नैनसिरी ख्यात में, ठीक है, नैनसिरी ख्यात में जो कीर्तिपाल को महान राजा बताया गया है। कीर्तिपाल को नैनसिरी ख्यात में महान राजा बताया गया है। एक तो चित्तौड़ वाले को हरा रहा है और फिर इसको जो ये लेखक थे इन्होंने नैनसिरी ख्यात में महान राजा बताया। इसका मतलब हकीकत में महान रहा होगा, चित्तौड़ को हरा रहा है और जो लेखक वगैरह है वो भी इनकी जो इस प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं, महान बता रहे हैं। ठीक है, और इसकी एक उपाधि भी मिलती है, राजेश्वर उपाधि। देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो उपाधि कहाँ से मिलती है, सुंदा पर्वत। ठीक है, तो जालोर में सुंदा पर्वत, जालोर यानी सुंदा पर्वत के अभिलेख से अपने को एक उल्लेख मिलता है कि कीर्तिपाल की उपाधि राजेश्वर थी। ठीक है, तो सुंदा पर्वत के अभिलेख से कीर्तिपाल की जो उपाधि राजेश्वर का उल्लेख मिलता है। अब बात आती है समर सिंह की। इसके बाद में यानी देखिए थोड़ा सा इसका रिविजन कर लो। जैसे कीर्तिपाल था यानी नाडोल की यानी अलहन का बेटा था, 1181 में इधर आता है जालोर की तरफ और स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है।
पहले जो जालोर पर प्रति यानी परमाणु का जो अधिकार था, ठीक है, देखिए जो परमाणु का अधिकार था उनको हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार करता है। और जो सामंत सिंह चित्तौड़ को हराता है। नैनसिरी ख्यात में महान राजा बताया गया है। सुंदा पर्वत के अभिलेख में राजेश्वर की उपाधि मिलती है, ठीक है। अब बात आती है यानी समर सिंह। देखिए जो जालोर का एक शासक हुआ था समर सिंह, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। बड़ा राजा हुआ है जालोर में कानड़ देव सोनगरा, उसका बेटा वीरमदेव सोनगरा, थोड़ी बातें ज्यादा उनकी होगी। समर सिंह देखिए जालोर में एक शस्त्रागार का निर्माण करवाता है। शस्त्रागार की बात थोड़ी सी आगे भी करेंगे, एक फेट आगे लिखेंगे तो वहां पे थोड़ा याद रखना वेपन शस्त्रागार। अब ये मत भूल जाना शस्त्रागार कौन किसने कहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो खाना मस्जिद की बात करेंगे, अलाई मस्जिद की बात करेंगे, तब शस्त्रागार को याद करेंगे आगे चलकर। समर सिंह हथियार बनाने का कारखाना बनवाता है समर सिंह भाई। भाई अपना जो राज्य है मजबूत करने की सोच रहा होगा तो ये शस्त्रागार यहाँ पे बनवा देता है जालोर में, ठीक है। तो हथियारों को कारखाना स्थापित करवाता है समर सिंह। देखिए समर सिंह की एक पुत्री थी लीलावती। समर सिंह की पुत्री लीलावती की शादी गुजरात में की जाती है चालुक्य राजा, ठीक है, जो भीमसेकंड था। तो भीमसेकंड से समर सिंह की पुत्री लीलावती की शादी की जाती है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए भीमसेकंड अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये हर जगह थोड़ी पूछा जा सकता है भाई किसकी बेटी जो लीलावती थी उसकी शादी किससे हुई थी, लेकिन आपको थोड़ा याद रखना चाहिए भीमसेकंड और भी किसी शासक से एक जो आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से शादी करने के लिए लड़ा था, ठीक है। तो अपन पहले बात कर चुके हैं पृथ्वीराज थर्ड और भीमसेकंड के बीच में आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करने को लेकर लड़ाई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखा करो, बातों को थोड़ा जोड़ के रखा करो, तभी ही कोई बात सही तरीके से खोपड़ी में बैठ सकती है, वैसे पार नहीं पड़ती है भाई। देखिए इतिहास इतना बड़ा होता है, इतने इतिहास जितना पढ़ो उतना ही कम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तब जाकर कुछ पार पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। समर सिंह की बेटी लीलावती की शादी गुजरात के भीमसेकंड से होती है। ये चैप्टर क्लोज हो जाता है समर सिंह वाला। अब जो नेक्स्ट राजा की पढ़ते हैं पर जो नेक्स्ट राजा हुए थे उदय सिंह हुए थे, तो उदय सिंह इधर भी हुए थे। अब ये थोड़ी ना भाई उदय सिंह ओनली मेवाड़ में हो, तो उदय सिंह इधर जालौर में भी होते हैं, तो उदय सिंह का भी थोड़ी सी बात याद रख लेना। जो उदय सिंह था ये इल्तुतमिश की सेना को इल्तुतमिश की सेना से लड़ता है, ठीक है। उदय सिंह था इल्तुतमिश की सेना से लड़ता है। मंडोर और नाडोल वाला जो क्षेत्र पर इल्तुतमिश कब्जा कर रखा था, अधिकार कर रखा था, मंडोर और नाडोल वाले क्षेत्र पर इल्तुतमिश अधिकार कर रखा था, तो उसकी सेना को यहाँ से भगाता है और इन क्षेत्रों को वापस छीन लेता है। तो ये लिखना चाहो तो लिख लेना। उदय सिंह जो जालोर का था इल्तुतमिश की सेना को भगाता है मंडोर और यानी नाडोल से, और मंडोर और नाडोल वाले क्षेत्र को वापस अपने कब्जे में लेता है या अधिकार में लेता है। इसके बारे में बात करते हैं। उदय सिंह ने गुजरात के एक राजा था लवण प्रसाद, तो इस लवण प्रसाद को भी हरा दिया था। ये लवण प्रसाद था गुजरात का राजा, तो उदय सिंह ने गुजरात के राजा लवण प्रसाद को भी हराया था। कहता है कि लवण प्रसाद जी आप इधर राजस्थान की तरफ आ जाओ, तुम्हें लूण खिलाता हूँ, मैं सांबर जेल में ले जाकर लूण खिलाऊंगा, ठीक है, लवण खिलाऊंगा। तो उदय सिंह गुजरात के राजा लवण प्रसाद को हराता है। अब बात आती है, नाम तो आपने सुना ही होगा, चाचिक देव। तो चाचिक देव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चाचिक देव के बाद में सामंत सिंह की बात करेंगे, दोनों की एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक, देखिए सामंत सिंह वो उधर मेवाड़ वालों को जो कीर्तिपाल हराता है, ये सामंत सिंह था, ये जालोर का शासक था, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चाचिक जो था ये दिल्ली में जो दो सुल्तान हुए थे यानी सॉरी जो बलबन था, तो बलबन के समकालीन था ये, ठीक है, बलबन के समकालीन था जो चाचिक देव था। और एक जो शासक था नासिरुद्दीन महमूद,
ठीक है। देखिए थोड़ा सा इस प्रकार का ध्यान रख लेना, ये बताने का कोई यहाँ पे औचित्य ज्यादा तो नहीं था, लेकिन कोई एग्जाम में पूछा गया है कि जालो यानी बलबन और जब नासिरुद्दीन महमूद जब दिल्ली में बादशाह बन रखे थे, उस समय जालोर का शासक कौन था? तो इस समय जालोर का शासक था चाचिक देव। देखिए और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात इसलिए आ जाती है कि जो ये दो बादशाह बन रखे थे, सुल्तान बन रखे थे, इन लोगों की इतनी औकात नहीं हुई थी कि ये चाचिक देव या जालोर पर आक्रमण कर दे। तो इस शासक के समय जालोर पर ये दिल्ली वाले जो सुल्तान थे ये आक्रमण नहीं कर पाए थे। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बलबन और नासिरुद्दीन महमूद। देखिए पहले नासिरुद्दीन महमूद था शासक, फिर बलबन बना था शासक, ठीक है। 1246 से 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद जो शासक यानी बादशाह बनता है, सुल्तान बनता है, और 1266 से 1286 तक बलबन बनता है। दोनों 20-20 साल का लगभग याद रखना चाहो तो मेन हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तब थोड़ी सी ध्यान रख लेना। 1246 से 1266, 1266 से 1286 तक दोनों ये बादशाह बनते हैं, सुल्तान बनते हैं दिल्ली के। बलबन की थोड़ी सी और जो रोचक बातें हैं, ये सिजदा और पेबोस जैसी परंपराओं को लागू करता है। सिजदा पेबोस की कभी वैसे और विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन वो जो सिजदा और पेबोस जो व्यवस्था थी वो थी, ये अपने जो गुलामों को या अपने जो नीचे के जो लोग थे उनको कहते हैं, ये जो परंपरा शुरू करता है यानी पेबोस में, कि तुम जो लोग हो सुबह सुबह मेरे को दुआ सलाम करते हो आते ही दरबार में, उसके साथ साथ मेरा जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा है, उसको चूमना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस प्रकार की जो ये व्यवस्था है, जो परंपराएं लागू करने वाला कौन था? ये बलबन। और जो सिजदा यानी सिर झुकाकर यानी 4 बार यानी झुकना पड़ेगा आपको, ठीक है, मेरे सामने या बादशाह के सामने। तो सिजदा और पेबोस इंपॉर्टेंट जो परंपराएं थी इसके टाइम की, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिजदा और पेबोस जैसी परंपराओं को लागू करने वाला सुल्तान बादशाह कौन था? तो बलबन था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और तो क्या बात करोगे इनके लिए, जो बलबन था ये इलबरी जाति का तुरुप था। ये बलबन था जो आफरासिया वंश से संबंधित रखता था, ठीक है। बलबन था, इलबरी जाति का तुरुप था, ईरान के आफरासिया वंश से संबंधित था। और भी कोई इसके बाद जो सिजदा पेबोस की आपको मैं बता चुका हूँ, सिजदा पेबोस को लागू करता है और चालीसा दल का दमन भी किया था, ठीक है। चालीसा दल का दमन करता है। और इसकी जो नीति थी बलबन की, लौह और रक्त की नीति, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अदर फैक्ट के मेन हिस्ट्री की बातें थी, बात आती है। और आगे जो चाचिक देव की, तो भाई ये होता है, दोनों सुल्तान जो थे चाचिक देव के समय इधर आक्रमण नहीं करते हैं। अब बात आती है सामंत सिंह की। लेकिन जो सामंत सिंह था 1291 में, इसके समय में जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जेडीके जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी की सेना इधर जालोर की तरफ आक्रमण करती है। हालांकि वो सांचौर तक ही आ पाई थी और सांचौर में जाकर सामंत सिंह ने इसकी सेना को भगा दिया था, यानी जलालुद्दीन खिलजी की सेना को भगा देता है सामंत सिंह। एक बंदा साथ में लेता है जो गुजरात का था, ठीक है। गुजरात के एक बाघेला जो सामंत बाघेला शासक कह सकते हैं, उसको बुलाता है सारंगदेव बाघेला, ठीक है। सामंत सिंह सारंगदेव बाघेला की सहायता से 1293 में जलालुद्दीन खिलजी की सेना को भगाता है या हराता है सांचौर क्षेत्र से, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, जो गुजरात के सोलंकियों की एक शाखा थी, ये गुजरात के सोलंकियों की एक शाखा थी, ये शाखा है ये जो बाघेला, ठीक है। जो बाघेला इस सरनेम है, गुजरात के सोलंकियों की ही शाखा थी, ठीक है। जैसे अपन चौहान वंश की शाखा ही पढ़ते हैं, वैसे ही सोलंकियों की एक शाखा थी बाघेला। देखिए जो बाघेला शाखा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक जो मुख्यमंत्री भी होते गुजरात में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और आप सर्च करना चाहो तो कर लेना, गुजरात के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट सर्च कर लेना और उसमें आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं बड़े राजा, वीर राजा, साहसी राजा, कर्मठ, सेवाभावी और जुझारू राजा की। कान्हड़देव सोनगरा, ठीक है। कान्हड़देव सोनगरा काफी उच्च स्तर तक या बड़े स्तर पर
इतिहास में याद किए जाते हैं। काफी अच्छी उपलब्धियां रही थी और उनके जो संस्कार रहे हैं वो भी काफी अच्छे रहे थे। उन संस्कारों की वजह से ही कानड़देव सोनग्रा को याद किया जाता है और यहाँ तक कि उनके बेटे वीरमदेव सोनग्रा को भी काफी बड़े स्तर पर याद किया जाता है। अब बात आती है कानड़देव सोनग्रा की। कान्हड़देव सोनग्रा के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण शुरू हो जाते हैं या अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष शुरू हो जाता है कान्हड़देव सोनग्रा। थोड़ा सा ध्यान रखना वापस, एडीके यानी अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष कान्हड़देव सोनग्रा का। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इनके कारणों की। अपन कारण पढ़ लेते हैं। बड़े शासक रहे हैं, इधर जालोर से बड़ा शासक रहा कान्हड़देव सोनग्रा, उधर से अलाउद्दीन खिलजी बड़ा शासक रहा था या बड़ा सुल्तान रहा था। तो दोनों के बीच में संघर्ष चलता है। इतिहास में भी काफी उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, पढ़ने को मिलता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन यानी कारण भी पढ़ लेते हैं। कहीं ना कहीं आरएस मेंस में पूछ लिए जा सकते हैं इस प्रकार की जो बात है। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में, ठीक है, पूरा 10 नंबर में दे दे। जो अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़देव सोनग्रा के बीच का मूल्यांकन कीजिए, जो वर्णन कीजिए, ठीक है, विस्तार से समझाइए, तो फिर अपने को लिखना पड़ता है। तो इन संघर्षों को सबसे पहले अपन कारण पढ़ते हैं। भाई जो संघर्ष स्टार्ट क्यों होते हैं, तो उन कारणों की बात करते हैं। देखिए कारण बात करें तो जालोर जो था, ठीक है, जैसे अपन और रियासतों की बातें किए हैं, ये जो कारण है वो मौखिक सुन लेना। लिखना चाहो, आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो, नोट्स तैयार कर रहे हो तो आप लिख सकते हो। जालोर जो था दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से साउथ इंडिया, दिल्ली से मालवा साइड जाने के मार्गों पर स्थित था, ठीक है। देखिए दिल्ली से मालवा साइड अगर जाए तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि जो जालोर उस रास्ते में नहीं आता। लेकिन दिल्ली से गुजरात जाते हैं और दिल्ली से साउथ इंडिया जाते हैं तो मुख्यतः जालोर आता है, ठीक है। तो दिल्ली से गुजरात या दिल्ली से साउथ इंडिया जाने वाले मार्गों पर स्थित है जालोर। मालवा वाले क्षेत्र को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अपन और रियासतों की जैसे बात किए थे रणथंभौर और चित्तौड़ की, तो वो मालवा वाले क्षेत्र में भी स्थित थे, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो जो जालोर था या जालोर है दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से साउथ इंडिया जाने वाले रास्तों पर स्थित था। इस वजह से भी इनको लग रहा था भाई अपने रास्तों में कोई बाधा न डाले, तो ये भी एक कारण था इनका, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करना। फिर दूसरा जो कारण लिख सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति वाला बंदा था। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति भी एक इसका कारण थी। देखिए गुजरात अभियान करके आया था अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाएं गुजरात अभियान पर जाकर आई थी 1299 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता कौन देता है, अपन पहले बात कर चुके हैं। उधर चित्तौड़ वाला समर सिंह रास्ता देता है, जो भी कर लेता है, कर एंड टैक्स लेता है, टैक्स के बदले में वो रास्ता देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, चित्तौड़ का समर सिंह रास्ता देता है कर के बदले। 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाएं यानी गुजरात को लूट कर आ रही थी। कान्हड़देव सोनग्रा का जो बंदा था जेता देवड़ा, कान्हड़देव सोनग्रा का जो एक सेनापति था जेता देवड़ा, तो जेता देवड़ा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लूग खान को, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के उल्लूग खान को गुजरात से जो ला रहे थे सोमनाथ मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों के टुकड़े ला रहे थे, ठीक है, थोड़ा समझना कोशिश करना। कान्हड़देव सोनग्रा का एक सेनापति था जेता देवड़ा। बारह सौ 1999 में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उल्लूग खान, उनकी अपन बात कर चुके हैं, वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़कर या गुजरात को लूटकर इधर ला रहे थे। उस समय जेता देवड़ा उल्लूग खान के पास जाता है और सोमनाथ मंदिर की जो मूर्तियों के टुकड़े थे या सोमनाथ मंदिर की शिव मूर्ति के जो टुकड़े थे उल्लूग खान के पास, उनको ये लूट लेता है, ठीक है, जेता देवड़ा लूट लेता है। जेता देवड़ा को लग रहा था कि उल्लूग खान के खिलाफ इनके जो खुद के जो साथी है, जो लोग है, सेनापति है, जो सैनिक है, केहबरू और मोहम्मद शाह, वो भी विरोध कर रहे हैं, तो क्यों न अपन इसको लूट लेते, क्यों न इसके खिलाफ ही आक्रमण कर देते हैं, यानी उल्लूग खान के खिलाफ। तो जेता देवड़ा उल्लूग खान को लूट लेता है, यानी कि उसकी जो मूर्तियों के टुकड़े थे गुजरात के सोमनाथ मंदिर की शिव मूर्तियों के टुकड़े थे उल्लूग खान के पास, उनको ये लूट लाता है
उनकी प्लानिंग ये थी, अलाउद्दीन खिलजी कहता है उन जो सेनापतियों को, भाई इन जो मूर्ति के टुकड़ों को दिल्ली ले आओ और अपन कसाईयों को बांटेंगे, कसाईयों को बांटेंगे तो वो इन मूर्तियों को बांट बनाएंगे, इन मूर्ति के टुकड़ों को बांट बनाएंगे और मांस तोलेंगे, तो इनका धर्म भ्रष्ट होगा। इस प्रकार से अपन इनके जो धर्म को दबाएंगे। तो उनकी ये इस प्रकार की नीति थी। तो जेता देवड़ा इनको लूट लाता है, इन मूर्ति के टुकड़ों को लूट लाता है और कानड़देव सोनग्रा को देता है। सो कानड़देव सोनग्रा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्ति के टुकड़े थे, इन टुकड़ों को 5 अलग अलग स्थानों पर, ठीक है, जालोर में 5 अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवाता है, यानी शिव मंदिर का निर्माण करवाता है या उन मूर्ति के टुकड़ों को स्थापित करवाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एब्रू और मोहम्मद शाह ने भी उल्लू खान के खिलाफ बगावत कर दी थी। थोड़ा सा और लूज पड़ गया था जो उल्लू खान था, तो वो कैबरू और मोहम्मद शाह उधर हमीर के पास चले जाते हैं। हमीर की अपन बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। अल्लाह एक जो एक कारण था, ठीक है, तो इनका जो आक्रमण कर दिया था, लूट लिया था जेता देवड़ा जो कानड़देव सोनग्रा का सेनापति था, तो ये भी एक कारण था। अब नेक्स्ट और कारण लेना चाहिए तो अलाउद्दीन खिलजी अपना एक बंदा भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी अपना बंदा भेजता है कानड़देव सोनग्रा के पास। कानड़देव सोनग्रा को समझाता है अलाउद्दीन खिलजी का जो बंदा आया था, कैंडिडेट आया था, क्या लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करने में कोई ज़्यादा फायदा तो है नहीं, खून खराबा होगा, क्यों ना आप संधि कर लेते हो। समझाता है। कानड़देव सोनग्रा चले जाता है, दिल्ली दरबार में चले जाता है। ठीक है, देखिए कानड़देव सोनग्रा दिल्ली दरबार में चले जाता है, संधि कर लेता है, लेकिन दरबार में बैठा था एक दिन। अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार की बातें कर रहा था, भाषण दे रहा था कि मैंने हिंदुस्तान के सभी जो हिंदू राजाओं को मेरी जूतियों के नीचे रोन दिया है, मैंने उनको अधीनता स्वीकार करवा ली है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है और मेरे से कोई लड़ भी नहीं सकता है हिंदुस्तान का कोई भी राजा। कानड़देव सोनग्रा वहां पर बैठा था दरबार में, उसका खून खोला, भाई बंदा राजस्थान से आया और वो लड़ नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता, इस प्रकार की बातें सुनकर खून नहीं खोले तो फिर कोई मतलब नहीं है राजस्थानी कहने का या राजस्थानी होने का। कानड़देव सोनग्रा इस चुनौती को, इस चैलेंज को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है और कहता है सुल्तान हम है इधर से राजस्थान से, हम चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं, क्यों ना अपन दो बात कर लेते हैं, पता चल जाएगा बंदे बिल्कुल ही मारे गए हैं या चूड़ियां पहन लिए हैं या फिर अब भी युद्ध करने में माहिर हैं। तो इस चुनौती को ये जो कानड़देव सोनग्रा स्वीकार कर लेता है, ये भी एक कारण था। ठीक है, सुल्तान की दी हुई चुनौती को कानड़देव सोनग्रा स्वीकार कर लेता है, ये भी इस संघर्ष का एक कारण था। देखिए 1305 में जब अपन बात कर रहे हैं, जो ये संधि करवा देता है, जो संधि वाली बात थी, ये तो 1305 में भेजता है अलाउद्दीन खिलजी अपना एक बंदा इससे जो संधि उन्धि की बातें करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो संधि का प्रस्ताव लेकर ही आता है और फिर इसको संधि के लिए समझाया जाता है। आइन उल मुल्क उसका नाम था। 1305 में वैसे भेजा तो जाता है आक्रमण करने के लिए आइन उल मुल्क को, लेकिन यह समझाकर संधि करवाने के लिए तैयार कर लेता है, संधि कर लेता है, फिर बाद में चैलेंज स्वीकार करता है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो जानकारी संधि की और इस चैलेंज स्वीकार करने की, ये जानकारी जो कौन देता है। देखिए जो जानकारी थी, ये तारिक ए फरिश्ता की बुक की अपन पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, एक जो लेखक हुआ था फरिश्ता, तारिक ए फरिश्ता पुस्तक लिखता है। इस पुस्तक में जो इस संधि वंधि की जो चुनौती वाली बात थी, इसको स्वीकार करता है या इस बात का उल्लेख फरिश्ता करता है अपनी पुस्तक तारिक ए फरिश्ता में। ये जानकारी तारिक ए फरिश्ता में मिलती है, जो फरिश्ता की पुस्तक है। यहाँ तक बात हो चुकी है। अब एक अलग जो थ्योरी है, एक अलग सिद्धांत है, एक अलग बात है, वो और अपने को मिलती है, लेकिन वो बात भी सच हो सकती है। देखिए बातें जो भी आती है अपने सामने, तो ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं हुई होगी। देखिए बिल्कुल भी नहीं होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कल ये थोड़ी ना हो सकती है चेन्नई जीती है आईपीएल, तभी तो कह सकते हैं चेन्नई जीती है। हाँ, किसी बंदे को अब माइंड में ये चल रहा हो यार बारिश आ गई थी, मैंने तो मैच देखा नहीं, अच्छा खासा स्कोर था गुजरात का और गुजरात जीत गई होगी संभवतः, ठीक है, लेकिन क्या पता उसको भाई 171 का टारगेट दे दिया और उधर
बड़े राजा की बड़ी सेना जीत ली लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार तो कोई बंदा कह सकता है पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, गुजरात जीत गई होगी, अच्छा खासा स्कोर था। अब बात जो मेन जो मुद्दे पे आती है कि अपने को और जो फैक्ट क्या मिलता है, मोहन और नैन्सी, जडेजा की कहनी पड़ेगी भाई बात। जडेजा ने हालांकि शुरुआत में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया था, लेकिन लास्ट के 2 बॉलों में जैसा परफॉर्मेंस किया, धोनी खुश हो गया बेटा, मजा किया यार आज तो बेटा। देखिए वैसे जडेजा गुजराती है बंदा, कमेंट्री में सुनने को मिलता है सर जडेजा सर जडेजा सर जडेजा। कुछ कमेंट्स पढ़ भी लेना कभी, बाप जी बापू, बाप जी अच्छा किया, बाप जी अच्छा परफॉर्मेंस किया, गुड। तो अपन पहले बात कर रहे थे जब चित्तौड़ पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में मेवाड़ पढ़ रहे थे, तो बापा राव, बापा की उपाधि, ठीक है। थोड़ा सा सोच के देखना, कनेक्ट करके देखना बात को। तो मोनोथ नैन्सी क्या कहता है, अब बात आगे सुनना। मोनोथ नैन्सी कहता है कि कानड़ देव के बेटा था वीरमदेव सोनगरा, राजकुमार था वीरमदेव। वीरमदेव सोनगरा से प्रेम करती थी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। एक तरफा प्रेम था, एक तरफा प्यार था। वीरमदेव सोनगरा उससे प्रेम नहीं करता था, उससे शादी नहीं करने की सोच रखा था, उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिरोजा चाहती थी कि मैं इससे शादी करूं। अब ये बात कहां से आती है, कैसे उत्पन्न होती है बात, कैसे उठती है, देखिए अपन बात कर चुके हैं 1305 में इस संधि की टाइम की। कानड़ देव सोनगरा दरबार में जाता है। कुछ लोग या कुछ इतिहासकार मानते हैं कानड़ देव सोनगरा नहीं गया था दरबार में, वीरमदेव सोनगरा जो राजकुमार था वो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कानड़ देव सोनगरा के साथ वीरमदेव सोनगरा भी गया था, यानी दोनों बाप बेटे गए थे दरबार में, ठीक है। वीरमदेव सोनगरा के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसके शरीर पर बाल नहीं थे, ठीक है। देखिए ये कहानियां हैं, सच हो सकती है नहीं भी हो सकती है, सुनने की कोशिश करना, इच्छा हो तो सुन लेना, वरना थोड़ा सा काट के आगे ले सकते हो। ऐसा कहा जाता था कि वीरमदेव सोनगरा बिल्कुल जिम विम जाता था, शरीर पे बाल वाल नहीं थे और सुंदर था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक दिन वीरमदेव सोनगरा बैठा था और उसको लग रहा था, अलाउद्दीन खिलजी को लगा यार इतना चिकना बंदा है, बाल वाल नहीं है। तो नॉर्मली जो टोन खसता है अलाउद्दीन खिलजी, उस समय यह माना जाता था कि भाई जिसके शरीर पे बाल नहीं है वो मर्दानगी का प्रतीक नहीं हो सकता, जिसके शरीर पे बाल होते हैं उनको उस समय मर्दानगी का प्रतीक माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी उसके मजाक उड़ाने की कोशिश किया वीरमदेव सोनगरा की। वो कहता है यार वीरम एक बात बता, जब भगवान बाल बांट रहा था तो तू कहाँ था रे। वीरमदेव सोनगरा बड़े बुद्धि वाला बंदा था। वीरमदेव सोनगरा को लगाया थोड़ी बेइज्जती हो सकती है, बट थोड़ा सा सही तरीके से जवाब दे तो बढ़िया लगे। होगा सुल्तान, सुल्तान की जगह होगा, लेकिन अपने को मौका मिला जवाब देने का तो कोशिश कर लेते हैं सही जवाब देने की। रिप्लाई दिया सोच समझ के। वीरमदेव कहता है सुल्तान मेरे शरीर पर बाल नहीं, मैं मानता हूं भगवान जिस टाइम बाल बांट रहा था उस समय मैं बुद्धि की दुकान या बुद्धि की स्टॉल पर 2 बार चले गया था। क्योंकि आपके बाल नहीं है शरीर पर, सॉरी आपके बाल ज्यादा है, और मुझे लगता है बाल बांटने वाली स्टॉल पे आप 2 बार गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वीरमदेव सोनगरा अब सुल्तान पर टोन कस दिया है या ताना मार दिया है। वीरमदेव सोनगरा की बात का मतलब ये था कि मेरे में बुद्धि ज्यादा है, यानी मैं बुद्धि की दुकान पर 2 बार गया हूं और आपके बाल ज्यादा है, तो आप 2 बार बालों की दुकान पर गए हुए, बालों की स्टॉल पर गए थे, तो आप में बुद्धि नहीं है और मेरे में बुद्धि डबल है और आपके बाल डबल है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को लगाया, बेइज्जती तो अपनी भी कर दी बंदे ने, लेकिन रिप्लाई शानदार दिया है और वीरमदेव की तारीफ करता है। वीरमदेव भी बड़ा अच्छा वीर साहसिक कर्मठ सेवाभावी जुझारू बंदा था, लोगों के दिलों पर राज करने वाला, लोगों के दिलों पर राज करता, साथ साथ में एक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के दिलों पर भी राज कर लेता है। हालांकि ये नहीं है कि भाई खुद नहीं सोचता, बंदी उस साइड से सोचती है, उस साइड की सोचती, फिरोजा की सोचती। चारों तरफ बातें फैलने लगी, इधर जालोर में भी उधर दिल्ली में भी, भाई इस प्रकार का वो राजकुमार है और उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं सुल्तान, और काफी
वीर भी है, योद्धा है। बातें उड़ती उड़ती सहेलियों के द्वारा फिरोजा के पास पहुंचती है, जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। फिरोजा को लगता है यार ये बंदा कौन है, इसकी इतनी चर्चा हो रही है पूरी दिल्ली में। एक दिन वीरमदेव था, वो जिम जाकर आ रहा था घोड़े पर। कपड़े उपड़े ऊपर वाले नहीं पहन रखा था, शर्ट वर्ट बनियान वनियान सब खोल रखा था। टी शर्ट को कंधे पे ऊपर, यानी जिम करके आया, पसीने में हो रखा था, टी शर्ट को कंधे के ऊपर डाल रखा था। जैसे ही आकर उतरता है, फिरोजा की नजर पड़ जाती है उसके ऊपर। फिरोजा को पहले ही नजर में उससे प्यार हो जाता है, बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, लव एट फर्स्ट साइट। ठीक, हालांकि वीरमदेव की तरफ से नहीं था, ओनली फिरोजा की तरफ से था, एक तरफा प्यार। ठीक, फिरोजा अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि पिताजी एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी यही इच्छा है कि मैं वीरमदेव से शादी करूँ। अलाउद्दीन खिलजी डांटता, फटकारता है फिरोजा को, तू ऐसे क्या बात बोल रही है, विधर्मी है बंदा, अपन उससे शादी नहीं कर सकते। छोटी सी रियासत का यानी राजकुमार है, मैं इतना बड़ा सुल्तान, पूरी दिल्ली का सुल्तान बादशाह, तू मेरी बेटी, तेरी शादी मुझसे करूं? नहीं। फिरोजा को लगता है यार बात बनेगी नहीं, पार नहीं पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी को इमोशनली टॉर्चर करती है फिरोजा। फिरोजा के ऐसा कहा जाता है उस समय माँ नहीं थी, माँ की मृत्यु हो चुकी थी। फिरोजा भावुक होती है और अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से कहती है, पिताजी आज अगर मेरी माँ होती तो शायद मेरी शादी वहां पे करवा देती या मेरा पक्ष लेती। मेरी माँ नहीं है इसलिए आप मुझे परेशान करते हो, वो मेरा पक्ष लेती। अलाउद्दीन खिलजी भावुक हो जाता है और वो कहता है ठीक है, तू इतनी बड़ी बात कर रही है तो मैं खुद कानड़ देव सोनगरा के पास जाता हूँ, उसके बेटे के का जो रिश्ता लेके मेरी बेटी के लिए या तेरे लिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव सोनगरा से बात करता है, लेकिन कानड़ देव सोनगरा भी कहाँ करने वाला था, वो बिल्कुल ही नहीं करने वाला था। वो भाई राजस्थानी बंदा, वो क्यों करे दूसरे धर्म में। कानड़ देव सोनगरा शुरुआत में इस प्रकार की बातें करता है, यार सुल्तान जी आप इतने बड़े बादशाह हो, आप तो और ही कहीं कोई बड़े राजा के लड़के से शादी करना चाहिए आपको। मैं कहीं गरीब आदमी राजस्थान का बाजरे की रोटी खा खा के टाइम पास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की बातें अलाउद्दीन खिलजी को लगा इस प्रकार की बात नहीं, अपने को कोई ज्यादा बड़ा राजा नहीं चाहिए, बड़ा राजकुमार नहीं चाहिए, चलेगा वीरमदेव चलेगा। उनके पार नहीं पड़ रही थी, जालोर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कानड़ देव सोनगरा। वीरमदेव तो बिल्कुल नहीं चाहता था, वो कहते हैं हमारा जो किला भी अच्छा खासा नहीं है, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। वैसे ही जैसे अपन कल्लाराय मलोद के बारे में पढ़े थे, कल्लाराय मलोद सिवाना का साका चुनवाता है अकबर से पैसे लेकर। ये कानड़ देव सोनगरा को अलाउद्दीन खिलजी कहता पैसे अपने चले जा, तू किला विला बनवा, आराम से तू व्यवस्था करना अपने। कानड़ देव सोनगरा और जो जालोर वाले थे इनको लगाया चलो पैसे लेते हैं, पैसे लेके अपन किला बनवाते हैं, किला बनवा लेते इधर आके। और बात आती, किला विला बन जाता है, खूब मजबूत कर लेते हैं जालोर के किले को। ठीक है, तो बात आती है ये यहाँ तक। यहाँ पर आके वीरमदेव और कानड़ देव दोनों मना कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, हम तो आज करे न कल करे, तू तेरी बेटी की शादी जच्चे वहीं कर दे, और अगर हमारे साथ जो भी करना हो तो तू तेरे हिसाब से कर ले, हम युद्ध कर लेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का एक जो मुख्य कारण था संघर्ष का, विरोध का, यह भी एक माना जाता है। मोनोथ नैन्सी इस बात को बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के विवाह प्रस्ताव को कानड़ देव सोनगरा का बेटा वीरमदेव अस्वीकार कर देता है। ये एक मुख्य कारण। ठीक है, ये कारणों की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं आगे आक्रमण। अब अलाउद्दीन खिलजी परेशान हो रखा था कि अब क्या करना है। अब ये करता है आक्रमण इधर, देखिए इस सिवाना पर आक्रमण करता है 1308 में। देखिए थोड़ी सी बात समझना, 1308 में आक्रमण कर रहा है, अपन फट रहे जालोर लेकिन आक्रमण फट रहे सिवाना का। सिवाना का जैसे अपन रणथंभौर की चाबी जैन किले को कहते हैं, वैसे ही जालोर की चाबी सिवाना को कहा जाता है। आप लिख लेना ब्रैकेट में, जालोर की चाबी सिवाना को कहा जाता है। जैसे जैन को जीतना रणथंभौर जीतने के लिए आवश्यक था पहले, वैसे ही जालोर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी था। सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था।
पहले 1308 में सिवाना को जीतना चाह रहा था, फिर इसी के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहां पर जो बंदे थे सिवाना के जो शासक थे, सातलदेव और सोमदेव। सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा, ये दोनों सोनगरा भाई थे। ये जो थे कानड़देव सोनगरा के भतीजे थे। कानड़देव सोनगरा इनको यहाँ पर नियुक्त कर रखा था सिवाना में, सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा को, कि तुम सिवाना को संभालो और आराम से लो। अलाउद्दीन खिलजी 1308 में सिवाना पर आक्रमण करता है, तो सातलदेव और सोमदेव सोनगरा था वो लड़ते हुए यानी खूब सही तरीके से युद्ध करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को नुकसान पहुंचाते हैं। सातलदेव सोनगरा और यानी सोमदेव सोनगरा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं, उससे पहले यहाँ पर साका होता है। ठीक है, सिवाना का प्रथम शाखा होता है 1308 में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, 1308 में सिवाना का प्रथम शाखा होता है। कौन कौन करता है? सातलदेव और सोनगरा, सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा के नेतृत्व में सिवाना का शाखा होता है। देखिए एक जो सैनिक था बाहेल सैनिक, बाहेल जाति का एक सैनिक था। बाहेल जाति का जो सैनिक था ये सातलदेव और सोमदेव से विश्वासघात करता है, यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जाकर मिल जाता है बाहेल सैनिक, और जो किले का राज बता देता है पहले ही। तो यहाँ पर लड़ाई होती है और ये युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले शाखा करते हैं। तो 1308 में सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखना। यानी पहले अपन बात कर चुके हैं सिवाना का जो दूसरा शाखा हुआ था 1589 या 1590 में। ठीक है, 1590 अपन बात कर चुके हैं, 1589 या 1590 दोनों आप लिख लेना। सिवाना का जो दूसरा शाखा हुआ था यानी कलराय मलोद के नेतृत्व में हुआ था। सिवाना का जो दूसरा शाखा हुआ था उसकी इंपॉर्टेंट बात यह भी अपन बात किए थे कि उसमें जौहर को लीड कौन करती है? बूंदी के सुरजन की बेटी भान कंवर यानी जौहर को लीड करती है, और उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, ओनली सगाई हो रखी थी। सगाई किस प्रकार से हुई थी अपन उसकी भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बूंदी का जो भान कंवर बूंदी का जो सुरजन था उसकी बेटी थी भान कंवर, कल्लाराय मलोद की होने वाली पत्नी थी, सगाई हो रखी थी, शादी होने वाली थी। तो 1589 में सिवाना का दूसरा शाखा होता है, 1589 में सिवाना का दूसरा शाखा होता है, और प्रथम शाखा 1308 में होता है। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं और आगे कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है, तो युद्ध होता है, शाखा होता है, उसके बाद में अधिकार कर लेता है, और अधिकार करके जो सिवाना का नाम बदल के रखता है। देखिए जो भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो शासक थे वो अधिकार करते हैं और किस प्रकार से शहरों के नाम रखते हैं। चित्तौड़ का अपन बात किए थे शुरुआत में, खिजर खान खिजराबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर बात आती है, वैसा ही एक नाम है खेराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी इस जो सिवाना का नाम खेराबाद कर देता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि खेराबाद किसका नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के दौरान, तो सिवाना का नाम खेराबाद कर दिया गया था। एक जो इसका सेनापति था कमालुद्दीन गुरुक को अलाउद्दीन खिलजी कहता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो इधर कमाल कर सिवाना में, और सिवाना का प्रशासक बना देता है। प्रशासन यानी यहाँ का सौंप देता है कमालुद्दीन गुरुक को। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था नाहर खान। तो ये जो सेनापति नाहर खान था वो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, सिवाना वाले जो युद्ध में जो शाखा होता है, प्रथम शाखा 1308 में। तो नाहर खान जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वो यहाँ पे लड़ता हुआ मारा जाता है, और एक अन्य सेनापति कमालुद्दीन गुरुक को यहाँ का प्रशासक बनाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखना, खेराबाद सिवाना का नाम बदल कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। खिजराबाद चित्तौड़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में करते हैं, एक युद्ध और हुआ था मालकाना का युद्ध। देखिए मालकाना का युद्ध, मालकाना जो जगह है नागौर में है, मेड़ता के पास में। ठीक है, मालकाना का जो युद्ध है मेड़ता के पास में है, नागौर के मेड़ता के पास में, यहाँ पर युद्ध होता है। लेकिन बात यहाँ शुरुआत यहाँ पे नहीं होती है, शुरुआत इधर होती है
जो सांचौर वाला जो क्षेत्र था, बाड़मेर सांचौर वाला जो क्षेत्र था, इस साइड अलाउद्दीन खिलजी की सेना लूटपाट मचा रही थी। और लूटपाट मचाने के बाद में वापस जो ये जालोर वाले इस सेना को भगाने की कोशिश करते हैं 1308 के बाद में, ठीक है। तो जालोर से ये जो सांचौर वाला जो क्षेत्र है, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र था, सिवाना वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को भगाने की कोशिश करते हैं। भगाते भगाते नागौर वाले मेड़ता के पास मालकाना गांव तक ले आते हैं और यहाँ पर इस सेना को लड़के भगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा यार अभी तो मार के आए, जो सोमदेव और सातदेव को साका हुआ, फिर वापस बाहर निकलने लग गए। तो ऐसा मालकाना का युद्ध होता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा मालकाना का युद्ध किससे संबंधित है, किस किस के बीच में होता है, जालोर और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जो युद्ध होता है मालकाना का युद्ध, इसमें एक बंदा था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, सैनिक था शम्स खान। शम्स खान को उसकी पत्नी सहित या यानी परिवार सहित गिरफ्तार कर लिया था। शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का एक बंदा था। देखिए अब बात आती है कि आगे जो फिरोजा वाली जो प्रेम कहानी और कैसे आगे पहुंचती है। फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अब आगे वापस युद्ध करने की कैसे आवश्यकता पड़ती है। 1311 वाला जो जालोर का युद्ध होता है, जालोर में आक्रमण होता है, उसका फिर कैसे रूपरेखा बनती है या कैसे फाइनली वो युद्ध हो पाता है। देखिए उधर फिरोजा कह रही थी भाई पापा शादी तो मैं वीरमदेव से करूं। अलाउद्दीन कह रहा था यार कैसे शादी कर लूं, वहां पे युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं बंदे, तो कैसे मनाऊं मैं उनके, क्या पैरों में पागड़ी रख दूं क्या जाके। तो फिर फिरोजा कहती है उसके पिता से अलाउद्दीन खिलजी से कि एक बार मुझे ट्राई करने दो, मैं एक बार ट्राई करती हूँ वीरमदेव से, मैं खुद जाकर बात करती हूँ। तो अलाउद्दीन कहता है ठीक है जा, तू भी तेरी इच्छा पूरी कर। फिरोजा इधर आती है। ऐसा कहा जाता है कि फिरोजा का स्वागत किया गया जैसे राज दरबार में किया जाता है। राजस्थान की जो परंपरा रही है कोई भी बात से अतिथि आवे तो उसका स्वागत करो, कोई भी धर्म का हो। तो अलाउद्दीन यानी वीरमदेव सोनगरा की तरफ से या कान्हदेव सोनगरा की तरफ से जालोर में स्वागत किया जाता है फिरोजा का। फिरोजा से बातचीत की जाती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वीरमदेव तो फिरोजा से बात भी नहीं करता और ही करते हैं, यानी कान्हदेव सोनगरा और जो वहाँ के जो लोग थे वो बात करते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है। फिरोजा वापस दिल्ली जाती है और रोती है। रोती हुई को एक उसकी धाई माँ थी गुलवेज। देखिए ये थोड़ा सा बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, अभी लिख लेना कि जो ये फिरोजा की दाई माँ थी गुलवेज, ठीक है। तो गुलवेज फिरोजा की दाई माँ थी। दाई माँ अपन पहले बात कर चुके, जो पालन पोषण करने वाली, यानी इसकी माँ तो खत्म हो चुकी थी फिरोजा की। तो गुलवेज से फिरोजा का रोना देखा नहीं गया। गुलवेज अलाउद्दीन खिलजी से कहती है एक बार मुझे ट्राई करने दो, मैं जाके आती हूँ जालोर, मैं बात करके आती हूँ, मान जाए थोड़ा बहुत पिघल जाए तो जालोर वाली। गुलवेज आती है लेकिन इससे भी बात नहीं बनती, पार नहीं पड़ती। गुलवेज तो वापस दिल्ली जाती है और गुलवेज जाकर कहती है पार नहीं पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने फाइनली सोच लिया था अब मैं जो भी पूरे प्रयास थे वो कर चुका और अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है और अब युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए सेनाएं आती है फिर भी फिरोजा एक बार डैडी से कहती है, अलाउद्दीन खिलजी से कहती है डैडी आप युद्ध करने जा रहे हो लेकिन वीरमदेव पे कुछ नहीं होना चाहिए, बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, मेरी यही इच्छा। इधर आती है सेना अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण होता है 1311 में। जालोर पर आक्रमण होता है एडी के फिर अलाउद्दीन खिलजी। सन याद रखना 1311। 1308 में अपन पहले बात कर चुके हैं, सिवाना का प्रथम साका हुआ था। तो 1311 में जालोर पर आक्रमण होता है। 1589 में सिवाना का दूसरा साका हुआ था कल्लाराय मलोद के नेतृत्व में। उसके जो मर्सिया लिखे थे पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे थे, ठीक है। जीवित रहते हुए जो मर्सिया लिखवाने वाला बंदा था कल्लाराय मलोद। मर्सिया वीर पुरुष की वीरता को देखते हुए जो मर्सिया लिखे जाते हैं
ठीक है। तो थोड़ा सा अपन मर्सियों की भी बात कर चुके हैं। वीर पुरुष की याद में लिखे जाने वाली मर्सी दो है जो मर्सी कहलाते हैं। अब बात आती है बिकदैया, एक बंदा था। अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर 1311 में सेनाएं लेकर आता है। जो इसके दरबार में एक बंदा था कानड़ देव सोनगरा के दरबार में, बिकादैया। बिकादैया को वही जो कूटनीति से अलाउद्दीन खिलजी अपनी तरफ ले लेता है। बिकादैया को बुलाता है, बात बताए क्या बात है, तुझे जो भी मांगेगा दे दूंगा, जालोर को जीत कर तुझे वापस राजा बना दूंगा यहाँ का, और पैसा टके तू ले रहे जितने हो जितने पैसे को तो ढेरी लगा देंगे, ठीक है। बिकादैया आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के झांसे में। बिकादैया को थोड़े बहुत पैसे शुरू में दे देते हैं। बिकादैया को पूछते हैं तुझे राजा बनाएंगे तो तू कुछ राज बता, कोशिश कर, हेल्प कर कि हम जीते, तू फिर ही तो राजा बनेगा, वैसे ही राजा कहाँ से बनेगा, अभी तो कानड़ देव सोनगरा है यहाँ का राजा। बिकादैया बताता है ठीक है मैं बताता हूँ थोड़ी बहुत। किला तो मजबूत है, किले को तोड़ नहीं सकते, इतना ही बड़ी दीवार है। फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है फिर तुझे किस बात को पैसे दिए, तू बता, तू कोशिश करेगा, तू हेल्प करेगा तभी तो जीतेंगे, हमें क्या पता है यहाँ के बारे में। ऊंचा ऊंचा किला था। ऐसा कहा जाता है कि जो बिकादैया था उसको थोड़ा सा एक राज पता था जालोर के किले का। जैसे जालोर के किले के चारों तरफ एक दीवार लगी हुई है, तो बिकादैया जानता था कि कहीं ना कहीं से एक जगह से पहले बिकादैया सुन रखा था कि जो जालोर का किला है, इस किले की दीवार एक जगह से मिट्टी की बनी हुई है, यानी कच्ची दीवार है, कच्ची बनी हुई दीवार है, और जो बाकी की दीवार है जो पक्की दीवार है, ठीक है। अब बिकादैया अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों, सेनापतियों और अलाउद्दीन खिलजी को बात बताए। तो अलाउद्दीन खिलजी का तेरा दिमाग खराब हो गया है, इस पूरी दीवार को कैसे चेक करेगी कहां से कच्ची है कहां से पक्की, प्लास्टर हो रखा है इसके ऊपर, पागलपंथी मत कर, थप्पड़ पड़ेगी, पैसे टिके वापस ले लिए जाएंगे, राजा भी नहीं बनाए जाएंगे। बिकादैया फिर सोचता, बिकादैया माइंडेड बंदा था, सुन रखा था बातें यहाँ की, यहाँ पे रहता था, दरबार में रहता, कानड़ देव सोनगरा के दरबार में रहता। बिकादैया कहता है ये तो मुझे पता नहीं है कि दीवार कच्ची कहां से है, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ। बता क्या बात है? कि जो वो दीवार है उसको अपन इस प्रकार से पता लगा सकते हैं उसका कि कच्ची कहां से है। तुम ऐसे करो कि राई मंगवाओ, राई जो सब्जी में डाली जाती है एक मसाले के रूप में, तो राई मंगवाओ और राई को इस किले की जो दीवार है इसके पास पास में चारों ओर डलवा दो। और राई के लिए ऐसा कहा जाता है कि आज रात में आप राई को डालोगे और सुबह तक वो फूट जाएगी, एक प्रकार से अंकुरित हो जाएगी, जो उसका जो पौधा है वो धरती से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, या धरती में उग जाएगा, अपने को पता चल जाएगा भाई यहाँ पर उगी है। तो जहां पर वो राई उगेगी वहां से अपन समझ जाएंगे कि यहां से कच्ची है, क्योंकि जिस जगह दीवार पक्की होगी तो वहां पे राई का पौधा उगेगा नहीं, और जहां पर जो दीवार कच्ची होगी जो मिट्टी की होगी वहां पर वो राई अंकुरित हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है यार माइंड तो शानदार है तेरा, फिर में इस प्रकार की कमियां हैं कि तू इधर उधर उड़ता रहता है, इधर उधर बात कर रहता है, इसलिए तू ज्यादा ऊंचे पद पे नहीं जा पा रहा, वरना तू माइंड वाला बंदा तो है। तो सलाम ठोकता है अलाउद्दीन खिलजी बिकादैया को, और ऐसे ही करते हैं। कहा जाता है कि उस रात पूरे जालोर में अनाउंसमेंट करवा दिया गया था सुल्तान के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिनके पास भी राई है वो पूरी राई ले आओ, सोने के दाम दिए जाएंगे, एक प्रकार से राई के बदले में सोने के दाम दिए जाएंगे। तो बोरे भर भर के राई के लाए गए पूरे जालोर में से, आसपास के जहां पर भी जो राई के लोगों के पास, किसानों के पास, तो महंगे महंगे दामों में राई लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और जो इधर बिखरवाता है राई को। परिणाम स्वरूप वैसे ही होता है जैसा बिकादैया बताता है कि वो राई सुबह तक अंकुरित हो जाती है, पेड़ उग जाते हैं उसके, पता चलता है कि यहाँ से दीवार कच्ची है। कोई आलसी बंदा सुबह राई लेकर आता है कि लो सुल्तान राई लाया हूं, पैसे दो। सुल्तान कहता है 1 रुपए किलो में तोल दो, अपने लोगों को कहता है 1-1.5 रुपए किलो में दे देंगे, मोल भाव करवा के चलो 2 रुपए में दे देंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने सुना वो जो राई लाने वाला जो आलसी बंदा था सुबह था, वो कहता है मैंने सुना रात को तो इतना भाव था। तो फिर कहता है जो सुल्तान राई रो भाव तो रात ही गयो। तो ये कहावत चलती है अपने राजस्थानी भाषा में या स्थानीय भाषा में, कहावत चलती है राई रो भाव तो रात ही गयो। कोई भी कोई काम हो जाता है करने से लेट कर देते हैं अपन और उसका टाइम निकल जाता है, सब यही बोलते हैं राई रो भाव रात ही गयो।
पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी अपनी हिंदी में कहावत चलती है, वो दोनों ही लगभग समांतर है। जो कहावत है वो राजस्थानी भाषा की कहावत है, हिंदी की कहावत है। अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राई रो बावरो रात ही गए, राई रो बावरो रात ही गए, इस प्रकार की जो कहावतें हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये राई रो बाव रात ही गए, इस प्रकार का जो चैप्टर भी चलता था हिंदी की बुक में जो बचपन में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बीकादैया विश्वासघात करता है, इसको पैसे टके खूब दे दिए जाते हैं सुल्तान के द्वारा। बीकादैया घर पे आता है और अपनी जो रानी थी हीरा देव पास पैसे ले जाके पटकता, आज तो तू मजे कर, पैसे ले। हीरा देख के चौंक जाती है, इतने पैसे तू कहाँ से ला रहे बंदे, तू तो सैनिक है, नॉर्मल 10-15 हजार रुपये मिलते होंगे तेरे को, तो ये सोने होने की जो असरपियाँ वगैरह ये कहाँ से ले आया। बीकादैया नशे में था, कहता है तू मजे ले, क्यों फालतू की क्वेरी कर रही, क्यों सवाल जवाब कर रही है, तू मजे ले, आराम से एंजॉय कर, और थोड़े दिन में तू राजा यानी रानी बनने वाली है, मैं राजा बनने वाला हूँ। कहाँ की रानी बनूंगी ये तो बता, तू कहाँ का राजा बनेगा। बीकादैया पूरी बात बता दिया, नशे नशे में मैं ऐसे ऐसे विश्वासघात कर लिया, पूरा जो रास्ता जो ये बता दिया अलाउद्दीन खिलजी। हीरादेव को बुरा लगता है, हीरादेव सोचती है यार ऐसा पति है मेरा, पैसों के चक्कर में ये विश्वासघात करके आए यहाँ के जो राजा से। और हीरादेव को गलत लगता है, हीरादेव जो नशे में सो रहा था बीकादैया इसको रात को सल्टा देती है यानी मार देती है। अब आप देखिए कि जो ये लेडीज थी, ये महिला थी हीरादेव, इसको लगता है कि यार मेरा पति इस प्रकार का विश्वासघाती हो सकता है, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, स्वीकार नहीं कर सकती, इससे अच्छा तो होगा कि मेरा पति हो ही नहीं, तो इसको मार देती है। देखिए जो महिलाओं का जो इतिहास है, जो मेन हिस्ट्री में बताया नहीं जा रहा, राजस्थान की महिलाओं का इतिहास भी छिपाया जा रहा है, हालांकि खूब शासकों का भी छिपाया गया है। अपन पहले कर्पूरी देवी पढ़ चुके हैं गुजरात की तरफ से, ठीक है, सॉरी नायिका देवी, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, नायिका देवी जो उधर गोरी घोर आई थी, आबू के तराई क्षेत्र में अपन बात कर चुके हैं। कर्पूरी देवी इधर पृथ्वीराज थर्ड की जो संरक्षिका थी, माता थी, ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। तो महिलाओं के इतिहास को छिपाया जाता है, जो इतिहासकार सही तरीके से उजागर नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते हैं। तो हीरादेव इसको मार देती है, तो हीरादेव का जो पति बीकादैया था ये विश्वासघात करता है, हीरादेव इसको मार देती है। देखिए अब बात आती है भाई, अलाउद्दीन खिलजी को राज पता चल गया था, दीवार को तोड़ता है, वहीं पर अटैक करता है जहां पर कच्ची दीवार थी, उधर युद्ध होता है। भाई वो भी कोशिश करते हैं कि भाई क्या किया जाए, बात आती है और भाई क्या करें यहाँ पे, तो वही जो बातें होती थी भाई छल कपट से, भाई वहां पे जो ये पानी को भ्रष्ट करवा दो, तो पानी को वहां पे भ्रष्ट करवा दिया गया था। फिर वहां की जो जनता थी, लोग थे, वो युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, साका करते हैं, तो फिर साका होता है 1311 में साका होता है। कानड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा दोनों बाहर बैठे थे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध होता है, युद्ध में सबसे पहले कानड़देव सोनगरा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, युद्ध होता है, युद्ध में कानड़देव सोनगरा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध स्थल पर ही कानड़देव सोनगरा मारा जाता है, तो वीरमदेव सोनगरा को या वीरमदेव सोनगरा का राज तिलक किया जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो वीरमदेव सोनगरा कमान को संभालता है। अब बात आती है वीरमदेव सोनगरा के नेतृत्व में, लीडरशिप में जो युद्ध लड़ा जा रहा था, जो 1311 वाला। देखिए लड़ता हुआ वीरगति को वीरमदेव भी प्राप्त हो जाता है। हालांकि फिरोजा ये कहकर भेजी थी सैनिकों को या अलाउद्दीन खिलजी को कि आप लड़ने तो जा रहे हो, युद्ध करने तो जा रहे हो, कोशिश करना कि वीरमदेव के कुछ ना हो और वीरमदेव सलामत यहाँ पे आए, आप गिरफ्तार करके यहाँ पे ले आओ, मेरे को लाके सौंप दो, ठीक है। लेकिन होता क्या कि वीरमदेव भी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो सैनिकों को याद आई बात तो ये थी, लेकिन अभी मारा गया है, और जो टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उस सिर को ले जाकर ये जो अपना ऊपर वाला धड़ था, जो चेहरे वाला, जो सिर वाला,
उसको ले जाकर फिरोजा को सौंपा जाता है। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है तो अधिकार कर लेता है। ये साका होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1311 में जालोर का साका होता है। नेतृत्व तो कौन करता है, पहले कानड़देव विरमदेव कर रहे दोनों बाप बेटे, लेकिन कानड़देव मारा जाता है, फिर विरमदेव का जो राजतिलक किया जाता है यानी युद्ध भूमि में। तो ये साका जो ये करते हैं कानड़देव और सोनगरा और विरमदेव सोनगरा के नेतृत्व में होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर लेता, अधिकार कर लेता है। देखिए कब्जा करने के बाद में वही जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कि यहाँ का जो नाम बदलकर क्या करता है, जलालाबाद। ठीक है, कानड़देव सोनगरा और विरमदेव सोनगरा के मरने के बाद या वीरगति को प्राप्त होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अधिकार करता है और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद करता है। देखिए अब जलालाबाद नाम करने के बाद अधिकार करने के बाद जलालाबाद नाम कर दिया या रख दिया, फिर अब यहाँ पे क्या बनवाएगा, तो एक मस्जिद बनवाता है। ठीक है, ये अलाई मस्जिद बनवाता है अलाउद्दीन खिलजी, अपने नाम पर एक मस्जिद बनवाता है। अब जो ये अलाई मस्जिद है इसको तोफखाना मस्जिद भी कहते हैं। अब ये आपको याद आ जाना चाहिए, ये तोफखाना मस्जिद क्यों कहते हैं इसको। तोफखाना मस्जिद अभी शुरुआत में अपन बात करें शस्त्रागारों की, तो ये शस्त्रागार के पास जो मस्जिद है उस शस्त्रागार के पास में ये मस्जिद बनाई गई, इसको अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर अलाई नाम रखा गया, अलाउद्दीन यानी अलाई मस्जिद। और तोफखाना या शस्त्रागार के पास होने के कारण तोफखाना मस्जिद भी कहा जाता है अलाई मस्जिद को, जो अलाउद्दीन खिलजी बनाता है जालोर में 1311 के आक्रमण के बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है फिरोजा की वापस। वो जो सैनिक थे फिरोजा को जो ऊपर वाला धड़ ले जाकर देते हैं, जो गर्दन से ऊपर वाला धड़ जो चेहरा ले जाकर देते हैं, सिर ले जाकर देते हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि वो जो सैनिक थे उस जो विरमदेव के धड़ को या सिर को एक थाली में रखकर फिरोजा के सामने लेकर जाते हैं। फिरोजा उस अब ये देखिए जो इतिहासकारों की कहानियां हैं, लेखकों की कहानियां, कवियों की जो कहानियां, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, सुनना, इंटरेस्ट से सुनना, इंटरेस्ट लेना। फिरोजा के सामने उस थाली में पेश किया जाता उस सिर को, विरमदेव के सिर को। फिरोजा कहती है भाई ये जीवित रहते हुए तो मेरे पास नहीं आ पाया था, लेकिन अभी मरने के बाद में मेरे सामने आया है, लेकिन फिर भी मैं इसको हल्के बिछा के निहारना चाहती हूँ, कुछ समय के लिए निहारना चाहती हूँ इसको। ऐसा कहा जाता है, कवि यहाँ तक अंदाज लगा लेते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि जो विरमदेव की जो मुंडी थी, वो सिर था, वो फिरोजा को देखना पसंद नहीं कर रहा था मरने के बाद भी। जैसे फिरोजा देखती है तो विरमदेव का जो सिर था, मुंडी थी, यूं घूम जाए, फिरोजा उस साइड से जाके देखे। ऐसा कहा जाता है कि जो विरमदेव का जो सिर था यूं घूम जाए। देखिए जो कवियों की जो अनुमान है वो बताते हैं, कवियों की जो सोच पहुंचती है वहां तक प्रशंसा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं। अब फिरोजा चाह रही थी भाई ये मेरी तरफ तो अब मरने के बाद में भी नहीं देखना चाह रहा, हालांकि मैं अगर ये चाह रहा था कि मैं एक दूसरे धर्म की लड़की से शादी नहीं करना चाहती तो मैं खुद ही इसका धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन एक बार बात तो करता, यस तो करता, मैं खुद हिंदू बनने के लिए तैयार थी। तो इस प्रकार से फिरोजा की भी सोच विरमदेव के लिए काफी अच्छी थी। दुश्मन था अपने पिता का, लेकिन फिर भी वो चाह रही थी कि मैं इससे शादी करूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, इस प्रकार की जो बातें हैं, जो कहानियां, जनश्रुतियां हैं, ये इंटरेस्ट बढ़ा देती हैं बात जो भी होती है स्टोरी को समझने में। तो थोड़ा सा ये बातें हैं जो नुकसानदायक नहीं होती, भाई थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बेनिफिट ज्यादा मिलता है। बात वैसे की वैसे ऐड रह सकती है अपने माइंड में। ठीक है, तो फिर क्या करती है फिरोजा अपने उस सोच को लेके, विरमदेव के प्रति सोच को लेके, विरमदेव के जो सिर को या मुंडी को लेके और यमुना नदी में छलांग लगा देती है कि मैं करती तो विरमदेव से ही शादी करती, वरना मैं संसार में किसी से शादी नहीं कर सकती। और यहाँ पर विरमदेव है नहीं, जीवित है नहीं, ये मारा गया है और मेरा भी अब कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं रहा है जीवन जीने का, तो मैं इसके साथ ही यमुना में छलांग लगा देती हूँ। तो यमुना नदी में विरमदेव के सिर के साथ फिरोजा छलांग लगा देती है और आत्महत्या कर लेती है। ठीक है,
अब बात आती है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर कोई पूछ ले तो जो फिरोजा का एक चबूतरा बना हुआ है जालोर के किले के नीचे, जालोर के किले के बाहर या जालोर के किले के नीचे फिरोजा का चबूतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिरोजा बात करने के लिए आई थी तो फिर किसी ने बनवा दिया होगा। एक पद्मनाभ हुए थे जो लेखक हुए थे, पद्मनाभ, ठीक है, पद्मनाभ लेखक हुए थे। इनकी जो पुस्तकें हैं, कान्हड़ दे प्रबंध, एक पुस्तक है वीरम देव सोनगरारी वाद, ठीक है, कान्हड़ दे प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी वाद पद्मनाभ की पुस्तकें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें, क्वेश्चन बन जाएगा। वीरम देव सोनगरारी वाद के लेखक कौन है? पद्मनाभ। कान्हड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। दोनों बाप बेटों पर एक ही किताब लिख दिया, पद्मनाभ। वाद, इसको थोड़ा समझना, अपन पहले बात कर चुके हैं कहीं ना कहीं, जो साउथ वाला जो एरिया है राजस्थान का, जो गुजरात से टच वाला जो एरिया है, पश्चिमी और जो दक्षिणी वाला जो एरिया है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र के गुजराती भाषा का प्रभाव लगता है या पड़ता है उस क्षेत्र में की जो भाषाओं पर, बोलियों पर। तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि वह को गुजराती वह बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक बात है, वीरमदेव सोनगरारी बात, जो एक कहानियां होती है, राजाओं की जो प्रशंसा होती है, जो ये लिखवाते हैं, वो होती है बातें, बातें करना। लेखक को कहते हैं अपन बातें करेंगे, बातें बता, बात बता। तो इस बात को यहाँ पर बात कहा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन पहले बात कर चुके, इधर वाली भी बागड़ वाली बात कर चुके, पंजाब साइड वाली भी बात कर चुके, वो वह को वह बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो लिखते तो उधर उस साइड के लिखते तो बात होती, और जो इस साइड के लिखते हैं तो वाह, वीरमदेव सोनगरारी वाह। तो ये बात हो चुकी है कंप्लीट। जालोर के चौहान कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही इससे पहले अपन पढ़े थे नाडोल पालीगीर चौहान, ठीक है। तो किस प्रकार से नाडोल से आकर जालोर में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना होती है, और किस प्रकार से जो बड़े जो राजा हुए थे कान्हड़देव सोनगरा। तो इसका इतिहास थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ लेना, साथ ही जो वीरमदेव सोनगरा को भी याद रख लेना। फिर थोड़ी सी जो कहानी है जो फिरोजा वाली, ये भी थोड़ी याद ही रख लेना। ये तो आप, मुझे लगता है जरूर रखोगे, इस प्रकार की जो कहानी है तो याद रखोगे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, कुछ ना कुछ तो हुई होगी। फिर जो कवि होते हैं थोड़ी लगा बढ़ा के बताते हैं, पेश करते हैं सामने। जो ये भाई शादी नहीं करना चाह रहा था किसी दूसरे धर्म में, तो ये भी चाह रहा था मेरा धर्म लजाएगा, मेरा धर्म लज्जित होगा, मेरा जो राजस्थान राजपुताना जो जालोर है ये लज्जित होगा, हिंदू धर्म लज्जित होगा, चौहान वंश लज्जित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें थी ये अपन बातें कर लिए हैं, साथ ही इतिहास भी पढ़ लिए हैं। बातों के साथ साथ इतिहास है, इतिहास के साथ साथ बातें। तो अपन अब नेक्स्ट कोई चौहानों की रियासत पढ़ेंगे, और भी जो रियासतें थी चौहानों की, तो उनकी बातें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। थैंक यू।